Life processes is the chapter and the topic is digestion in human being. Digestion in human being is very simple aspect but very conceptual aspect और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के. सबसे पहले मैं स्क्रीन पे फिगर शेयर करता हूँ और उसको मैं समझाता हूँ. ये फिगर ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल यानी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो सी दिस. सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके फिनिश होता है. ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ और एनस यानी दो ओपनिंग हो, दोनों ऑपोजिट एंड पे हो, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. इज इट क्लियर? माउथ में आप देख रहे हैं सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स हैं. ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. ये पेयर में होती हैं यानी टोटल 6 नंबर्स होते हैं, पेयर में 3 होते हैं. जो माउथ के पास का पोर्शन होता है इसको हम बकल कैविटी कहते हैं. फिर नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, फिर नीचे स्टमक, साइड में लीवर है, उसमें गॉल ब्लैडर भी है. फिर दूसरे साइड में आप देख रहे हैं स्टमक के नीचे मुड़ा हुआ पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो जितने भी कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन. पेरिफेरी जो बनी हुई है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके ऊपर बीच में स्टमक के ठीक नीचे जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज पैंक्रियास. लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पोर्शन है वो एनस है, जो सबसे नीचे राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो ये ह्यूमन की बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या एलिमेंट्री कैनाल आप कहते हैं. अलग अलग पार्ट्स की अगर बात करें तो शुरुआत करते हैं माउथ से. ओके. तो माउथ या बकल कैविटी, इसमें सलाइवा बनता है जिसका पीएच वैल्यू लगभग 6.8 के आसपास होता है. 3 ग्लैंड्स होती हैं जिनको मिला करके कॉमनली हम सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम देते हैं. माउथ में टंग होता है, दिस टंग. ये टंग क्या काम करता है? मैस्टिकेशन का काम करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फूड को मिक्स करता है और दांतों की क्लीनिंग करता है, अच्छे से क्लीन करता है टीथ को. इसके अलावा टेस्ट, मेन टेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. फिर टीथ की बात करें तो 2 तरह के टीथ होते हैं, होमोडोंट एंड थीकोडोंट. होमोडोंट अदर एनिमल्स में पाए जाते हैं, लोअर एनिमल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं. ह्यूमन बीइंग में थीकोडोंट्स होते हैं या आप कह सकते हैं हेट्रोडोंट्स होते हैं. हेट्रोडोंट्स की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग दांत वाले. जब हेट्रोडोंट्स पाए जाते हैं तो हेट्रोडोंट्स यानी अलग अलग दांत वाले, तो ह्यूमन बीइंग में 4 अलग अलग दांत पाए जाते हैं. स्क्रीन पे अभी मैं शेयर करता हूँ, ये देखिए. ठीक है. तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड पोलर. तो इंसिजर का काम है काटना, कैनाइन का काम है टीयर करना यानी नोचना, और प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग. प्रीमोलर नॉर्मली खींचने के काम आता है और मोलर नॉर्मली ग्राइंड करने के काम आता है. अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है हमारे माउथ में और उसको मिला करके हम डेंटल फार्मूला कहते हैं. डेंटल फार्मूले में अगर बात करें तो 2 इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन होता है 2, 1. इसी तरह से 2 प्रीमोलर होते हैं यानी 2, और 3 मोलर होते हैं, तो 2, 1, 2, 3. ये स्ट्रक्चर हो गया. टोटल 32 हो जाएंगे क्योंकि ये आप काउंट कर लीजिए 2, 2, 4, 3, 7, 8 एंड 8, 8, 16, 16, 16, 32. तो ये हो गया डेंटल फार्मूला. ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, वहाँ डाइजेशन होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले फिजियोलॉजी में आपको देखना है माउथ. माउथ में क्या होता है? सो माउथ में फूड पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आता है जिसमें स्टार्च भी होगा यानी पॉलीसेकेराइड, और इसका डाइजेशन
इसका डाइजेशन होगा, पीएच वैल्यू यहाँ पे 6.8 के आसपास रहेगी, और जो एंजाइम है यहाँ पे होगा सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज। स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा डाइसैकेराइड में। नॉर्मली इसको हम माल्टोज वर्ड लिख लेते हैं समझने के लिए, ओके। तो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज है जिसने स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे ब्रेकडाउन हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। सलाइवा में कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया और छोटे मोटे और स्ट्रेन्स को किल करते हैं। नेक्स्ट, माउथ के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, वो केवल फूड पाइप की तरह हेल्प करता है। फूड पाइप फूड को अंदर की ओर जाने देता है स्टमक में। स्टमक में पहुंचने के बाद एक पेरिस्टल्सिस मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेजेंट कुछ स्पेसिफिक स्पेशल ग्लैंड्स, कौन कौन सी? चीफ सेल और पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये एक ही जैसी हैं। इनसे HCl और पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन सिक्रेट होता है। प्रोपेप्सिन इनएक्टिव एंजाइम है जो HCl के साथ रिएक्ट करके एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, प्रोपेप्सिन ये कहाँ है? स्टमक में। प्रोपेप्सिन, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में, ठीक है। HCl के साथ इसने एक्शन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और pH वैल्यू यहाँ पे हो गई नियर अबाउट 2। नाउ इन दिस कंडीशन ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, complex protein molecules in the presence of enzyme pepsin converted into peptones and proteoses। पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सभी के सभी प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड है और ये थोड़े सिंपल पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। यानी ये भी पॉलीपेप्टाइड है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इनसे छोटी यूनिट्स हो गई। तो इतना कन्वर्जन हो गया। स्टमक में लाइपेज की एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, यानी लिपिड का डाइजेशन नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे लाइपेज प्रेजेंट होता है, लेकिन पीएच वैल्यू ज़्यादा बहुत हाईली एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा, किसी भी तरह स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यानी स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो HCl है उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे क्या फंक्शन है, इसको समझ लीजिए। तो HCl एक्चुअल में इतना हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है कि ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कि ये सलाइवा की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। तीसरा, स्टमक की एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, जो दूध होता है यानी मिल्क में जो प्रोटीन है वो कैसीन प्रोटीन है। क्या है? कैसीन प्रोटीन। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको दही में कन्वर्ट करना होगा, यानी दूध का दही बनाना होगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब कर्डलिंग ऑफ मिल्क रेनिन एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, लेकिन रेनिन मैच्योर एडल्ट ह्यूमन बींग्स में होता ही नहीं है। वो सारा का सारा काम पेप्सिन को ही करना पड़ता है। लेकिन अदर एनिमल्स जैसे कैटल्स हो गए या छोटे बच्चे हो गए, वहाँ रेनिन एक एक्स्ट्रा एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो ये स्टमक में हो गया। अब स्टमक में फूड आधा डाइजेस्ट हुआ 3-4 घंटे में, और वहाँ पे HCl मिक्स हो गया। तो जब HCl यानी एसिड मिक्स हो गया फूड में, तो ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं? ऐसे फूड को हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम, ठीक है। अब जब वो काइम मिक्स हो गया तो फूड स्टमक के निचले वाले पोर्शन से, जिसको कि हम पाइलोरिक पार्ट भी कहते हैं, वहाँ से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में एंटर करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं नॉर्मली, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इज इट क्लियर?
अब ये जो 3 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब ड्यूडेनम में एंटर होता है पहली बार, तो ड्यूडेनम में एंटर करते ही जो सबसे पहला चीज आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, वहाँ से कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और CCK-PZ कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन सिक्रेट होता है, जो पैंक्रियास को भी एक्टिव करता है और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर को, लीवर के गॉल ब्लैडर को भी एक्टिव करता है। इस तरह से लीवर के गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रेट होना स्टार्ट होता है और ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम में पहुंचते ही वो 3 स्पेसिफिक फंक्शन करता है। पहला स्पेसिफिक फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड, दूसरा है मेक द मीडियम बेसिक और तीसरा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स larger molecule of fat are converted into smaller molecule of fat. It doesn't mean that fat is hydrolyzed or digested by the bile. No. Bile सिर्फ उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, ना कि उनके बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ बाइल जूस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं, यानी ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सब मिला करके ये बेसिक मीडियम में अपना फंक्शन कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि स्टमक में पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस बन गए थे। ओके, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेस। सो पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेस की बात कर लीजिए, पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेस। तो अमीनो पेप्टिडेज एंड कार्बोक्सिल पेप्टिडेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम वर्क करते हैं और इनको फाइनली कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में। ठीक है, और ये यहाँ पे जो pH वैल्यू है ये मोर देन 7 होता है, नियरली 8.5 के आसपास। तो इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का। इसी तरह से जो डाइसैकेराइड है, यानी जैसे माल्टोज हो गए, अगर आप डाइसैकेराइड की जगह सीधे सीधे माल्टोज लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे माल्टोज हो गया, माल्टोज का डाइजेशन हो जाएगा और इससे फिर ग्लूकोज, इसी तरह से लैक्टोज से ग्लूकोज फाइनली, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होते हैं वो हैं माल्टेज, लैक्टेज एटसेट्रा। तो फाइनली ग्लूकोज बन गया। इसी तरह से फैट का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, pH वैल्यू सेम रहेगी, 8.5 के आसपास ही रहेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज, और इससे बन जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये फाइनल डाइजेशन कहाँ हो गया? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो जूस के फॉर्म में इकट्ठा होता है और वहाँ से डाइजेशन का स्टेप खत्म होता है। इंजेशन यानी मुंह से खाना अंदर लिया, वो इंजेशन हुआ, फिर इसका ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ फूड का, उसको डाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद अब वो एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन की स्टेप शुरू होती है। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? एब्जॉर्प्शन शुरू होता है माइक्रोविलाई के थ्रू, और माइक्रोविलाई जब बड़े होते हैं, माइक्रोविलाई को जब आप थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपने देखा माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर। अब ये जो माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, और सिंगल जब होते हैं उसको विलस कहते हैं। माइक्रोविलाई में ऊपर एपिथेलियल सेल्स, विलस, सेंट्रल, लैक्टियल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, और इसी तरह से आपको कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, आर्टरी एंड वेन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए सेंट्रल, लैक्टियल या लिम्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं, है ना, जबकि बाकी सब सीधे सीधे वेन्स और आर्टरीज यानी ब्लड में सीधे सीधे
ट्रांसफ्यूज होकर अंदर चले जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि आखिर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, माइक्रोविलाइज का प्रेजेंट होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। एब्जॉर्प्शन हो गया माइक्रोविलाई की हेल्प से, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद इसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब यूज, ओके। तो ग्लूकोज का यूज किस लिए होता है? एनर्जी के लिए। बॉडी में एनर्जी चाहिए, यानी इससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का यूज भी एनर्जी के लिए होता है। इसी तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एमिनो एसिड का यूज बहुत रेयर कंडीशन में एनर्जी के लिए होता है, बट सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैक्सिमम टाइम में जो टूट फूट होती है, जो रिपेयर करना होता है बॉडी को, वो एमिनो एसिड की हेल्प से होता है। इसी के साथ कुछ विटामिन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं जिनको विटामिन्स कहते हैं। और विटामिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन्स हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बिना कुछ फंक्शन बिल्कुल हो भी नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। तो उसको हम विटामिन्स कहते हैं। अभी लास्ट सेक्शन में मैं कुछ चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें विटामिन्स होंगे। तो फाइनली एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, लास्ट स्टेप है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है, इसको हम इजेशन कहते हैं। अब मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ जो विटामिन्स के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स। सो इस चार्ट को ठीक से देखिए। ये चार्ट है विटामिन्स का और इस पे 5 विटामिन्स आपको दिख रहे हैं। पहला विटामिन ए है और इससे अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम की बात करिए तो पेशेंट को रात के समय या कम लाइट में, डिम लाइट में बिल्कुल दिखता भी नहीं है। सेकंड B1, विटामिन B1 यानी थायमिन, इससे जो डिजीज़ होता है वो बेरी, इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो है बेरी। और सिम्टम क्या है? हार्ट बीट कम हो जाती है, मसल और नर्वस सिस्टम वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है B3 यानी नियासिन, इससे जो डिजीज़, इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ पेलेग्रा। पेलेग्रा की जो सिम्टम है वो है स्केलिंग ऑन टंग एंड स्किन। देन विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है और इसके जो सिम्टम होते हैं मसूड़ों में खून आता, ब्लीडिंग ऑन द गम्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट ऑन द स्किन। देन विटामिन डी दैट इज़ कैल्सीफेरॉल, इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होते हैं दैट इज़ ऑस्टियोमेलासिया इन एडल्ट्स एंड इन चिल्ड्रंस जो प्रॉब्लम होती है वो है रिकेट्स और सिम्टम है बेंडिंग ऑफ द बोन लेग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन डाइजेशन। क्लास 10th के CBSE मॉड्यूल्स, जितने भी CBSE के स्कूल हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये NCERT का पैटर्न है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी अब NCERT फॉलो किया है, तो उनके लिए ये 100% यूज़फुल टॉपिक है। इसको देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। जितने क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए क्लास 10th की बायोलॉजी के, तो आप pothi.com से, फ्लिपकार्ट से, amazon.in से डॉक्टर रविकांत सिंह जब टाइप करेंगे और साथ में बायोलॉजी क्लास 10th लिखेंगे तो बुक अवेलेबल हो जाएगी ग्रीन कवर के साथ। थैंक यू वेरी मच।